परमाणु क्या है, ठीक है ना। परमाणु किसी तत्व का अंतिम सूक्ष्म कण, ठीक है ना। कोई भी तत्व है जिसका छोटा से छोटा कण, कोई भी तत्व होगा, जैसे हाइड्रोजन होगा, तत्व क्या होता है, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, यानी उसका छोटा से छोटा कण, वो ऐसा छोटा से छोटा कण जो क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं, तो परमाणु कहते हैं। परमाणु किसे कहते हैं, किसी तत्व का अंतिम छोटा से छोटा कण, किसी तत्व का अंतिम छोटा से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे परमाणु कहते हैं, ठीक है ना। परमाणु का उदाहरण क्या है, कहिएगा कि परमाणु क्या है, तो हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, हीलियम होता है, ठीक है ना। जैसे जल में आपका जैसे जल होता है, तो जल में क्या रहता है, H2O रहता है, जल में H2O रहता है, तो इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन हुआ, ये ऑक्सीजन हुआ, ठीक है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाने से ही ना हम लोगों का जल बना है, समझ में आया। तो ये हाइड्रोजन, इसका उदाहरण अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन है, हीलियम है आदि, यानी इसके अलावा और भी बहुत सारे तत्व होते हैं, यानी 92 के मैंने 100 के आसपास मैंने क्या होता है, तो तत्व होता है, ठीक है ना, जिसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। समझना है कि परमाणु की विशेषताएं क्या है, ठीक है ना। क्या जानना है, तो परमाणु की विशेषताएं के बारे में जानना है, परमाणु की विशेषताएं क्या होता है। तो देखिए, किसी तत्व के सभी परमाणु सदृश होते हैं। सदृश माने क्या होता है, एक होता है अदृश्य, अदृश्य यानी क्या होता है, विलुप्त हो जाता है। सदृश यानी क्या होता है, जो दिखाई हमको दे दे। तो किसी भी तत्व के जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, सदृश होते हैं। क्या होते हैं, सदृश होते हैं। याद हो जाएगा ना, किसी भी तत्व की परमाणु की विशेषताएं क्या है, परमाणु की विशेषताएं क्या है, कि सभी परमाणु जो होते हैं, सभी तत्व के जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, तो सदृश होते हैं, ठीक है ना, सदृश होते हैं। परंतु वे क्लोरीन के परमाणुओं से अलग होते हैं, ठीक है ना। जैसे सभी परमाणुओं से भिन्न होते हैं, कहने का मतलब कि सभी जो परमाणु होते हैं वो सदृश होते हैं, लेकिन एक दूसरे से जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, कहने का मतलब कि क्लोरीन का अलग होगा, हाइड्रोजन का अलग होगा, मान के चलिए कि ऑक्सीजन का अलग होगा। माने जितना प्रकार का हम लोगों का तत्व है, सभी तत्वों का अलग अलग माने उसका परमाणु होगा, उसका अलग अलग गुण होगा। समझ में आया ना। आपके घर में अगर मैंने मान के चलिए नमक रखा गया है, तो नमक जो है वो नमक का स्वाद देगा, चीनी है तो चीनी का स्वाद देगा। तो एक मान के चलिए यौगिक हुआ कि नहीं। ठीक उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो आपका क्या है, आपका मान के चलिए ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का गुण अलग है, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का गुण अलग है, लिथियम है तो लिथियम का गुण अलग है। आप जितना भी तत्व लीजिएगा सबका गुण क्या होगा, अलग होगा। परमाणु की यही विशेषता है कि जो भी तत्व होता है सभी तत्वों का अलग अलग अपना गुण होता है, ठीक है ना। तो यह हम लोग समझे, यहाँ पर उदाहरण में भी दिया है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो सोडियम के सभी परमाणु सदृश होते हैं, परंतु वे क्लोरीन के परमाणुओं से क्या होंगे, तो अलग होंगे। सोडियम जो होगा वो क्लोरीन के परमाणु से क्या होगा, अलग होगा। सोडियम का अलग परमाणु आकार होता है। जैसे मैंने अगर बात करें तो इस सोडियम का संकेत भी अलग होता है, सोडियम का परमाणु संख्या भी अलग हो सकता है, इसका द्रव्यमान भी अलग होता है, समझ में ना। इसका गुण भी अलग होगा, इसका रंग रूप भी अलग होगा। ठीक उसी प्रकार से क्लोरीन का भी अलग होगा, ठीक है ना। इसके बाद में अगर समझे तो दूसरा नंबर में दिया है तत्व का प्रत्येक परमाणु तत्व के सभी गुणों को दिखाता है। कहने का मतलब कि जो भी तत्व है ना, जैसे मान के चलिए हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के पास जितना गुण है ना उसको अपनी सभी गुणों को दिखाता है। क्या करता है, जैसे तत्व जो होता है तत्व अपनी सभी गुणों को दिखाता है। इसका मतलब क्या हुआ, तत्व जो है वो अपनी सभी गुणों को दिखाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन अपनी सभी गुणों को शो करेगा, यानी सभी गुणों को दिखाएगा। जैसे मान के चलिए आपके घर में नमक है तो नमक में जितना क्वालिटी है ना वो पूरा अपना क्वालिटी को शो करेगा। मैंने मान के चलिए आप कोई भोजन बनाते हैं तो भोजन में आपका जो भी स्वादिष्ट है पूरा मैंने वैसा ही, ये तो परमाणु है, अकेला है, लेकिन जो भी है वो अपना सारा गुण को दिखाएगा। समझ में आया ना। जैसे हाइड्रोजन हुआ, लिथियम हुआ, चाहे जो कुछ भी है, ठीक है ना। तो ये सभी गुणों को दिखाता है। यानी सोडियम का सभी परमाणु सोडियम के सभी गुणों को दिखाता है। यानी सोडियम का जो भी परमाणु होगा सोडियम के सभी गुणों को क्या करेगा, दिखाएगा। समझ में आ रहा है ना। आगे समझिए, परमाणु के आकार के बारे में जानना है। अब हम लोग को जानना है कि परमाणु का आकार बड़ा होता है या छोटा होता है, कितना बड़ा होता है कितना छोटा होता है, इसके बीच के अंतर को समझेंगे कि परमाणु का आकार क्या होता है, ठीक है ना। अब समझिए, देखिए परमाणु का आकार बहुत ही सूक्ष्म। इसका मतलब क्या होगा कि परमाणु का जो आकार होता है बहुत छोटा होता है। क्या बोलो, परमाणु का आकार कैसा होता है, तो परमाणु का आकार बहुत ही सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म कहने का मतलब क्या होता है बाबू बताओ तो। सूक्ष्म यानी होता है छोटा, ठीक है ना। सूक्ष्म माने क्या होता है, तो छोटा कण, ठीक है ना। याद हो जाएगा ना, सूक्ष्म माने क्या होता है, तो छोटा कण। तो परमाणु का आकार बहुत ही सूक्ष्म कण तथा गोलीय होता है। परमाणु का आकार कैसा होता है, गोलीय।
गोलीय कण है। कहने का मतलब कि परमाणु अगर देखा जाए तो परमाणु का आकार कैसा होता है, याद हो जाएगा ना। परमाणु का आकार कैसा होता है, तो परमाणु का आकार बहुत ही छोटा, सूक्ष्म और गोलीय आकार का होता है। गोलीय, गेंदा देखते हो तो गेंदा फुटबॉल जैसा होता है, ठीक है ना। तो गोलीय होता है, लेकिन इसे साधारण माइक्रोस्कोप से देखना संभव नहीं है। कहने का मतलब कि हम तो ना आंख से देख सकते हैं, कुछ ऐसा होता है जिसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ठीक है ना, लेकिन इससे हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। परमाणु इतना छोटा है कि हम इसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। माइक्रोस्कोप से देख नहीं सकते हैं। इसका व्यास लगभग कितना होता है, तो 10 के पावर -15 m होता है। 10 के पावर -15 m यानी मीटर, 10 के पावर -15 मीटर। माइनस माने क्या हुआ, जैसे मान के चलो कि मान के चलो यहाँ से यहाँ अगर देखा जाए तो इसकी दूरी कितना है, तो 2 मीटर है, 2 मीटर है। लेकिन यही जब इतना छोटा हो जा रहा है कि -2 मीटर हो जा रहा है, तो बस समझो माइनस का बहुत मतलब छोटा, यानी जैसे मान के चलो कि तुम मीटर को क्या करोगे, मीटर को सीएम में बदलोगे, तो सीएम में बदलोगे तो मालूम हो जाएगा ना कि 2 मीटर माइनस में बदलोगे तो कितना सीएम होगा। उसी हिसाब से माने माइनस का मतलब होता है कि बहुत वो छोटा में चला जाएगा। समझ में आया। मान के चलो किसी के पास 10 रुपया है, तो 10 रुपया तो प्लस हुआ, लेकिन किसी के पास -10 रुपया, तो इसका मतलब क्या होगा कि 10 रुपया उसके पास ऋण है, यानी वो अपने साइज से 10 माइनस में है। जैसे 10 रुपया हमारे पास पॉजिटिव है, जो हमको दिख रहा है कि 10 रुपया, लेकिन हम 10 रुपया किसी से लिए हैं तो हमारा ऋण है। तो मीटर से कितना ऋण लिया है, तो 10 के पावर -15 मीटर ऋण लिया है। समझ में आया। मीटर के यूनिट से देखा जाए तो 10 के पावर -15 मीटर होता है, ठीक है ना। उसके बाद में अगर बात करें तो वह इतना छोटा होता है कि हजारों परमाणुओं के समूह को भी नहीं देखा जा सकता है। कहने का मतलब कि परमाणु का आकार इतना छोटा होता है कि 10,000 परमाणुओं को भी हम एक साथ नहीं देख सकते हैं। एक उदाहरण में से समझेंगे, जो एक चम्मच में अगर एक चम्मच जो परमाणु ले लें, अगर पूरे विश्व के लोग अगर 20 वर्षों तक गिनेंगे तो नहीं गिना पाएगा। समझ में आया ना। तो इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं, इतना छोटा होता है कि मैंने एक चम्मच अगर परमाणु लेते हैं तो एक चम्मच परमाणु को हम पूरे विश्व के लोग नहीं गिन पाएंगे कि उसमें कितना सूक्ष्म परमाणु उसमें है। समझ में आया ना। कोई भी चीज आगे देखिए नहीं गिना जा सकता है, लेकिन आजकल मॉडर्न युग हो गया है, आधुनिक युग। लेकिन आजकल के युग में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन टेनिक माइक्रोस्कोप, कौन सा है, इलेक्ट्रॉन टेनिक माइक्रोस्कोप का आविष्कार हो जाने से परमाणु की संरचना और उनके गुणों का अध्ययन किया जा सकता है। कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जो आ गया है मार्केट में, उसकी सहायता से हम कितना भी छोटा से छोटा कण क्यों ना हो, हम उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, परमाणु की संरचना को हम देख सकते हैं या उस पर हम कार्य कर सकते हैं, ठीक है ना। रानी चुप हो जाओ, पी लेना पानी। संकेत का क्या महत्व होता है, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए कि कोई भी तत्व होता है तो उसको हम संकेत में लिखते हैं। आखिर उस संकेत में लिखने का क्या महत्व होता है, क्यों संकेत में लिखा जाता है। संकेत में लिखने से सबसे पहले उसका क्या होता है, उसका निरूपण आसान होता है। उसको हम आसानी से कोई भी जैसे हाइड्रोजन हुआ, चाहे हीलियम हुआ, चाहे लिथियम हुआ, उसको आसानी से हम कह सकते हैं। उसको कहने में हमको क्या होता है, तो आराम रहता है, ठीक है ना। इसके हिसाब से अगर समझे तो देखिए, तत्व के संकेत निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होता है। कहने का मतलब कि तत्व का जो संकेत होता है उस संकेत से हम लोग को बहुत सी सूचनाएं प्राप्त होती है, ठीक है ना। क्या सूचनाएं प्राप्त होती है, देखिए 12 नंबर, या किसी विशेष तत्व का निरूपित करता है। जो भी तत्व रहता है, जो भी तत्व का उसका संकेत रहता है, उस विशेष तत्व को क्या करता है, निरूपित करता है। जैसे बात कर रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए H लिख दिया जाए। H का मतलब क्या होता है, H का मतलब होता है कि यह हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को संकेत कर रहा है। समझ में है ना, क्या कर रहा है, तो हाइड्रोजन को संकेत में बनाएंगे, हाइड्रोजन के लिए संकेत कर रहा है। दूसरा नंबर दिया है, यह तत्व के एक परमाणु को व्यक्त करता है। जैसे कहने का मतलब कि अगर एक संकेत लिख देते हैं, हाइड्रोजन चाहे लिथियम चाहे नाइट्रोजन, कोई भी तत्व लिखते हैं तो क्या करता है, एक ही तत्व को वह प्रदर्शित करता है, एक ही तत्व को क्या करता है, दिखाता है, ठीक है ना। दिखाता है। संकेत H का अर्थ एक तत्व हाइड्रोजन है। यहाँ पर भी लिखा गया है संकेत H का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन को संकेत कर रहा है, ठीक है ना। हाइड्रोजन का एक परमाणु, उसके बाद में हमको ये भी पता चलेगा कि हाइड्रोजन के एक परमाणु में कितना द्रव्यमान होता है। तो हाइड्रोजन के एक परमाणु द्रव्यमान में इसका द्रव्यमान कितना होता है, 1.08 ग्राम होता है। यानी हाइड्रोजन, यानी एक वो हाइड्रोजन कहने से, जैसे मान के चलो कि हमने यहाँ पर H लिख दिया, तो H से हमको ये पता चलेगा इसका परमाणु संख्या कितना है, तो इसका परमाणु संख्या 1 है, ठीक है ना। दूसरा नंबर अगर बात करें तो हाइड्रोजन का H का मतलब क्या होता है, तो हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना। H का मतलब क्या होता है, तो हाइड्रोजन होता है। दूसरा नंबर इसमें पता चलेगा कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, तो यहाँ पर देखो तो 1.0008 ग्राम, ठीक है ना, 8 ग्राम।
तो ऐसा ही मैंने कहने का कि एक संकेत लिख देने से इतना मैंने हम लोगों को महत्व के बारे में जानकारी हुआ, ठीक है ना। एक संकेत लिखने से इतना जानकारी हम लोगों को हासिल हुआ। तो इसका हाइड्रोजन का ग्राम का भी परमाणु में द्रव्यमान पता चलता है। अब हम लोगों को समझना है कि अणु की अवधारणा क्या है। कहने का मतलब कि अणु का नाम किस प्रकार से रखा गया, कहने का मतलब कि अणु की उत्पत्ति कैसे हुई, समझ में आया ना। अणु का जन्म कैसे हुआ उसको समझना है कि अणु का जन्म कैसे हुआ, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले विज्ञान, देखिए सबसे पहले जान डाल्टन, ठीक है ना। मैंने कहने का मतलब कि उसके पहले भी कुछ वैज्ञानिक होंगे, मैंने उसके पहले अगर वैज्ञानिक की तरफ देखा जाए ना तो उन लोगों का मैंने उतना जानकारी नहीं था। वो जो भी समझते थे, जो भी मैंने तत्व होता है या अणु होता है वो समझते थे कि वो प्राकृतिक से ही बना है। जैसे मान के चलिए कि वो जल को देखते थे तो सोचते थे कि वो प्राकृतिक का ही बना है, उसमें कुछ मैंने इंसान का कोई योगदान नहीं है। मैंने कोई भी चीज़ जैसे लकड़ी देखते थे तो उसमें भी बोलते थे कि जो भी तत्व होता है उसमें मैंने छोटे छोटे कण से नहीं बने होते हैं। लकड़ी जो होता है वैसा ही गुटखा की तरह होता है। लेकिन हम लोग बाद में जब वैज्ञानिक आए तो बता दिए कि जो भी तत्व है, जो भी मैंने लकड़ी का गुटखा होता है उसमें क्या होता है, तो छोटे छोटे लकड़ी के कण से क्या होते हैं तो बने होते हैं। बहुत सारा उदाहरण मिल जाएगा, बहुत सारा पदार्थ। जैसे आपके आसपास में कोई भी चीज़ है, आपके जैसे मान लो हाइड्रोजन हुआ चाहे नाइट्रोजन हुआ, उन सभी को उतना विकसित उस समय नहीं था। मैंने प्राचीन काल में जाया जाए, मैंने प्राचीन काल के बारे में जब हम लोग समझेंगे तो, ठीक है ना। लेकिन उसी प्रकार से सबसे पहले जान डाल्टन के अनुसार, वैज्ञानिक जान डाल्टन के अनुसार यौगिक का सूक्ष्म कण यौगिक कहलाया, ठीक है ना। यौगिक का सूक्ष्म कण क्या कहलाया, तो यौगिक। कहने का मतलब कि जान डाल्टन वैज्ञानिक थे जो जिन्होंने यौगिक के सबसे छोटे कण को क्या कहे, तो यौगिक माने यौगिक के क्या बोले, यौगिक का छोटा कण बोले, ठीक है ना। लेकिन यौगिक का छोटा कण बोले, सूक्ष्म कण कहलाया इटली। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, लेकिन इसके बाद कहने का मतलब कि जान डाल्टन का शासनकाल चला। उन्होंने जैसे मान लो जान डाल्टन वैज्ञानिक हुए तो उन्होंने यौगिक के सूक्ष्म कण को क्या कहे, यौगिक का अंतिम कण को क्या कहे, यौगिक का। यानी यौगिक का सबसे छोटा जो भाग होगा उसको क्या बोले, यौगिक बोले। समझ में आया ना। यौगिक का सबसे छोटा भाग को उन्होंने क्या बोला, यौगिक बोला। लेकिन उसके बाद में आए कौन, तो इटली के एक वैज्ञानिक है, इटली के कौन से देश के, इटली के वैज्ञानिक है। उनका नाम क्या था, एवोगाड्रो नाम था, ठीक है ना। एवोगाड्रो जिनका जन्म की बात करें तो 1776 से 1856, ठीक है ना। 1776 से 1856 ने यौगिक के सूक्ष्म कण का नाम रखा। यानी यौगिक के सूक्ष्म कण का नाम क्या रखा, अणु। यौगिक के सूक्ष्म कण का नाम क्या रखा, अणु। अब बात करें जान डाल्टन, तो जान डाल्टन ने यौगिक के छोटे कण को क्या कहे, यौगिक ही कहे, उसमें कोई बदलाव नहीं किए। लेकिन इटली के वैज्ञानिक एवोगाड्रो जब आए तो उन्होंने क्या किया, यौगिक के सूक्ष्म कण का नाम क्या रखा, अणु रखा। समझ में आया ना। इस प्रकार अणु का जन्म हुआ, ठीक है ना। अणु का जन्म हुआ। अब हम लोग को समझना है कि अणु किसे कहते हैं। अब क्या समझना है कि अणु किसे कहते हैं, तो देखिए पदार्थ यानी तत्व हो या यौगिक हो। कहने का मतलब कि तत्व के मेल से या यौगिक के मेल से। जैसे मैंने कहने का मतलब कि दो तत्व हो या दो यौगिक हो, समझ में है ना। दो तत्व हो या दो यौगिक हो, ठीक है ना। तो पदार्थ तत्व या यौगिक का सूक्ष्म कण जो मुक्त अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है। कहने का मतलब कि पदार्थ का या तत्व का, माने जैसे मान के चलिए कि पदार्थ से मिलकर बनेगा या तत्व से मिलकर बनेगा। दो तत्व हो सकता है। जैसे मान के चलिए कि हाइड्रोजन बनता है तो कैसे बनता है, देखिए जब H2O रहता है तो यहाँ पर H हो जाएगा प्लस O2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दो तत्व हुआ कि नहीं, ये हाइड्रोजन हुआ, ये ऑक्सीजन हुआ, मिला दिया तो हमारा जल बन गया। तो यही क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, तो अणु हो गया। तो इस प्रकार से अगर समझे तो पदार्थ तत्व या यौगिक का सूक्ष्म कण जो मुक्त अवस्था में रह सकता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे अणु कहते हैं। अब बात करते हैं कि अणु का निर्माण कैसे होता है। माने ये तो हम लोग जाने कि वो मुक्त अवस्था में रह सकता है, उसे अणु कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि तत्व हो या यौगिक हो, वैसी अवस्था जो मुक्त अवस्था में रह जाए। जैसे मान के चलिए कि हाइड्रोजन कुछ ऐसे चीज होता है, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन को ऐसे रखिएगा, ऑक्सीजन तो ऑटोमेटिक उड़ जाएगा। हाइड्रोजन को रखिएगा, हाइड्रोजन गैस की तरह उड़ जाएगा। लेकिन वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर आप अणु बना दीजिएगा, जल बना दीजिएगा, तो वो जल आपकी मुक्त अवस्था में रह सकता है। समझ में आया। पेट्रोल को कैसे, पेट्रोल को खुला में छोड़ते हो तो पेट्रोल मैंने ऊपर की तरफ मैंने उड़ने लगता है। समझ में आया। पेट्रोल जब डिब्बा में भर के रखोगे तो पता चलेगा कि एकदम वाष्प बन के निकल रहा है। समझ में आया ना। तो डिब्बा को इसीलिए उस डिब्बा पे जो पेट्रोल का डिब्बा का ढक्कन होता है उस डिब्बा के ढक्कन को बंद करके रखा जाता है, डिब्बा में रखा जाता है। डिब्बा खोलोगे तो उसमें से पेट्रोल उड़ना गायब हो जाएगा, बहुत जल्दी उसमें से निकलता है। समझ में ना। तो उसी प्रकार से जो अणु होता है ना, अणु को हम क्या करते हैं, जैसे अणु का जो भी पदार्थ होता है ना उसको हम मुक्त अवस्था में रख सकते हैं। लेकिन तत्व का जो पदार्थ होता है उसको मुक्त अवस्था में नहीं रख सकते हैं।
समझ में आया ना। तत्वों को मुक्त अवस्था में रखेंगे तो जैसे हाइड्रोजन को बताया कि नहीं, हाइड्रोजन को रखेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा कि नहीं। आपके घर में एलपीजी आता है तो एलपीजी का गैस छोड़ दीजिए, मुक्त अवस्था में सारा निकल जाएगा कि नहीं। तो वही सही मैंने इसका ये हो जाएगा। लेकिन जो यौगिक होता है ना, यौगिक अधिकांश जो भाग होते हैं वह मुक्त अवस्था में रह सकते हैं, ठीक है ना, रह सकते हैं। आप समझिए अणु का निर्माण कैसे होता है। अणु का निर्माण दो या दो से अधिक परमाणुओं के सहयोग से बनता है। अणु कैसे बनता है, अणु कैसे बनता है, दो या दो से अधिक परमाणुओं के सहयोग से क्या बनता है बताइए तो। दो या दो से अधिक, दो या दो से तत्व कहिए या परमाणु कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। दो या दो से अधिक परमाणुओं के सहयोग से क्या बनता है, अणु, ठीक है ना, उसे हम अणु कहते हैं। समझ में आ गया ना। तो आज का क्लास हम लोगों का इतना ही तक, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालेंगे, जो भी क्लास का वीडियो डालेंगे, वो पूरा वीडियो आप तक जल्द पहुंच जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो होगा वो आप तक जल्द पहुंच जाएगा। तो चलिए, आप सभी का बहुत सारा थैंक यू। आप कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, आप सभी के लिए बहुत सारा थैंक यू।